नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक ओएमसी हम कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर। और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है यूनिट, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेटल एथेनिलिक कॉम्प्लेक्स के बारे में, मतलब धातु एथेनिलिक संकुल के बारे में, जिसमें हमने एक उत्प्रेरक के एक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था जिसको बोलते हैं जीसेस लवण, जीसेस साल्ट। जीसेस साल्ट क्या होता है, वो किस प्रकार से क्रिया करता है, क्या उसकी बनाने की चीज़ है, वो हम सब कुछ कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट इसका टॉपिक जिसको बोलते हैं समांग हाइड्रोजनीकरण, जिसको बोलते हैं समांग हाइड्रोजनीकरण। समांग हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है एल्कीन में हाइड्रोजन को जोड़ने की जो प्रोसेस है, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। एल्कीन में जो हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रोसेस है, उसके लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है और वो इक्वल रूप से सभी एल्कीन के साथ में जुड़े, उस प्रोसेस को समांग हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एथिनिलिक संकुल में। जो एथिनिलिक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में जो हाइड्रोजनीकरण करना है, जो हाइड्रोजनीकरण करना है, उस हाइड्रोजनीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समांग उत्प्रेरक का, या हम ये कहें कि एक होमोजेनस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। और इस कैटलिस्ट को कहते हैं विल्किंसन। इस कैटलिस्ट को कहते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक। विल्किंसन उत्प्रेरक या विल्किंसन जो कैटलिस्ट है वो, तो इसका जो नाम होगा वो देखिए होगा विल्किंसन, विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है। अब विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है, तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। विल्किंसन उत्प्रेरक होता है PH3P की थ्राइस, नेक्स्ट RHCl, इसको बोलते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक, विल्किंसन कैटलिस्ट। अब हम इसके आईयूपीएसी नाम के बारे में बात करेंगे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है? क्लोरो है। सबसे पहले हम लिगैंड का नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? क्लोरो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्रिस, और है क्या? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्लोरोट्रिस, क्लोरोट्रिस। ट्रिस शब्द तब आता है जब ऑलरेडी किसी कंपाउंड में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये शब्द लगे हों और वो कंपाउंड भी एक से ज़्यादा संख्या में हो, तब हम उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये डाई है तो यहाँ पर अगर 3 है तो उसको ट्रिस कहेंगे, तो उसके बाद टेट्रा किस कहेंगे, बिस वगैरह, ये इन सब चीज़ों से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। बिस से, ट्रिस से, टेट्रा किस से, पेंटा किस से। तो यहाँ पर ये 3 है, और हैं क्या? इसको अपने ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइफेनिल फॉस्फीन कहेंगे। 3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। उसके बाद में क्या है? रोडियम। उसके बाद में है रोडियम। रोडियम यहाँ पर धातु है और रोडियम एक फर्स्ट अवस्था में है, रोडियम फर्स्ट। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा नामकरण। क्या होगा? देखिए, ये है PH3P, ये है रोडियम, ये है क्लोरो। तो क्लोरो पहले, क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन, रोडियम फर्स्ट। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है किसका? विल्किंसन प्रकार के उत्प्रेरक का। और ये है क्या? ये है D8 प्रकार का, D8 प्रकार का वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर संकुल होता है, और किसके रूप में काम करता है? उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, तो उसको देखिए किस तरीके से इसकी संरचना होगी। देखिए,
ये विल्किंसन उत्प्रेरक की संरचना है। इस विल्किंसन उत्प्रेरक की संरचना में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, एक पूरा का पूरा ट्राइफेनिल फॉस्फीन ये ट्राइफेनिल है ये, और इसके साथ में फॉस्फीन है। देखिए एक फेनिल वाला है, दूसरी, तीसरी और ये पी, तो पी PH3P, तो ये वही कंपाउंड है। देखिए PH3P तो ये हो गया, PH3P तो क्या हो गया, ये PH3P तो ये हो गया, ठीक है। अब ये किससे जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे रोडियम से जुड़े हैं, तो ये रोडियम हो गया, ये वाला, ये क्या है, रोडियम, ठीक है। यहां पर भी क्या है, देखिए 1 2 और 3, तो ये तीनों के तीनों यहां पर किसके तरीके से जुड़े हैं, ये PH3P है, ये भी क्या है, PH3P है, और एक इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये P है, इसमें से ये PH3P है, जिसमें से ये तो PH3 है, ये क्या है, ये तो है PH मतलब फेनिल, और ये यहाँ पर क्या है, P है मतलब फास्फोरस। तो यहाँ पर ये फेनिल हो जाएगा, ये फास्फोरस हो जाएगा। इसकी 3D स्ट्रक्चर दिखा रखी है, एक इस तरफ, एक सामने की तरफ, एक नीचे की तरफ। यहाँ पर भी ये और ये पूरा का पूरा, ये तो P है, ये क्या है, P, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल, और ये बीच में क्या आ गया, रोडियम, और रोडियम के साथ में यहाँ पर क्या लगा रहेगा, क्लोरीन। तो ये इसकी पूरी की पूरी संरचना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी संरचना को बना सकते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें 3 फेनिल इकाइयां होती हैं, 1 2 और 3। एक फास्फोरस हो गया ये बड़ा, यहाँ पर भी 1 2 और 3 फेनिल इकाइयां, एक फास्फोरस हो गया ये बड़ा, ये हो गया रोडियम, इसके साथ में लगा हुआ है क्लोरीन। यहाँ पर 1 फेनिल, 2 फेनिल, 3 फेनिल और एक फास्फोरस हो गया बीच में। तो संरचना क्या होगी, PH3P की थ्राइस RHCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोट्रिस। ये क्लोरो है, ये 3 है, क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फेन रोडियम फर्स्ट, ठीक है। ये इसका IUPAC नाम होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग किया जाता है एल्कीनों के, उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग होता है एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में, एल्कीनों के हाइड्रोजनेशन में, एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक की तरह इसका यूज किया जाता है एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में। नेक्स्ट देखिए अगला, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये टूटता कैसे है और किस प्रकार से ये कंपाउंड बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये जब भी अभिक्रिया करेगा तो ये टूटेगा। देखिए PH3P की थ्राइस RHCl, तो ये किसके अंदर टूट जाएगा, ये टूटेगा PH3P की ट्वाइस RHCl में, और एक PH3P यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक PH3P ट्राइफेनिल फॉस्फेन बाहर निकल जाएगा। ये वाला क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, तो इसका डायरेक्ट इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा, या ये एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं विल्किंसन उत्प्रेरक की कार्यविधि, मतलब किस प्रकार से, मैकेनिज्म किस प्रकार से है, किस प्रकार से कार्य करता है। और ये कार्य कहाँ पर करता है, देखिए ये करता है एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से होगा, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये एक विल्किंसन उत्प्रेरक है, इसको ऐसे लिखते हैं PH3P, यहाँ पर RH, यहाँ पर PH3P, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या है PH3P। ये एक है विल्किंसन उत्प्रेरक। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर होगा वियोजन या डिसोसिएशन। वियोजन होने के बाद ये किसके अंदर बदल जाएगा, देखिए इस तरीके से बदलता है RH, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा PH3P, और यहाँ पर भी आ जाएगा PH3P प्लस, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, PH3P बाहर निकल गया। अब ये अस्थायी प्रकार का होता है, वो ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि अस्थायी प्रकार का होता है। अब ये अस्थायी प्रकार का होता है, अनस्टेबल टाइप का होता है। अनस्टेबल टाइप का होने के बाद यहाँ पर कौन सी चीज होती है,
यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विलायक योजन, सॉल्वेशन। ठीक है, मतलब विलायक योजन, इसके अंदर विलायक को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर S क्या है, S को हम क्या बोलते हैं, विलायक या सॉल्वेंट, S फॉर विलायक या सॉल्वेंट। तो अब इससे क्या बनेगा, देखिए इससे जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये है RH, RH के यहाँ पर क्या है PH3P है, यहाँ पर RH के क्या है Cl है, और यहाँ पर भी क्या है PH3P है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा S। मतलब ये वाला S यहाँ से आके इस जगह पर जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, विलायक योजन। ऊपर नीचे कहीं भी जुड़ सकता है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब हम इसी तरीके से जोड़ देते हैं कि ये जुड़ा है, यहाँ नहीं ऊपर जुड़ा है। देखिए इसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं, S PH3P जुड़ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, अब इस प्रोडक्ट के साथ में, इसके साथ में किसकी रिएक्शन होगी, इसके साथ में रिएक्शन होगी हाइड्रोजन की। अब जैसे ही हाइड्रोजन की इसके अंदर रिएक्शन होगी तो देखिए क्या बनेगा, मान लीजिए ये कंपाउंड है, देखो RH, आगे ये है H, ये है H, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाएगा PPH3 एक आ गया, और यहाँ पर क्या है Cl है, यहाँ पर क्या है S है, और यहाँ पर क्या है PPH3। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संकुल बन गया। अब ये संकुल क्या करेगा, अब इसमें दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, जब H2 है तो दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं उपसह संयोजक प्रकार के बंध द्वारा, मतलब कोऑर्डिनेट टाइप के बंध द्वारा ये इसके साथ में जुड़ जाएंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसके साथ में जुड़ेगा, इसी के साथ में जुड़ता है नेक्स्ट एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन इसके साथ में जुड़ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन इसके साथ में जुड़ता है, मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से शो करता हूँ, एल्कीन इसके साथ में जुड़ेगा, प्लस होगा क्या RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन यहाँ पर जुड़ गया। अब एल्कीन के जुड़ते ही ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए यहाँ पर RH है, RH के साथ में दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, PH3P जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, PH3P जुड़ा हुआ है। इसके साथ में ये क्या बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर ये क्लोरीन है, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHR, मतलब एल्कीन का एडिशन हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले PH3P जो होता है, मतलब जो विल्किंसन उत्प्रेरक होता है उसका वियोजन होता है, एक ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलते ही अस्थायी प्रकार का होता है, इसमें विलायक जुड़ जाता है। विलायक जुड़ने के बाद में इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, और ये हाइड्रोजन उपसहसंयोजक बंधन द्वारा ऐड होती है। उसके बाद इसमें एल्कीन ऐड होती है, और इस प्रोसेस का, इस जो पूरा कंप्लीट जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है एल्कीन का योग, एल्कीन का योग। ठीक है, और विलायक का वियोजन हो गया, मतलब विलायक यहाँ से बाहर निकल गया, सॉल्वेंट यहाँ से बाहर निकल गया, और एल्कीन इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट देखिए यहां पर अब ये प्रोसेस होने के बाद में, ये प्रोसेस होने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर होगा, देखिए उसको क्या कहते हैं, वो किस प्रकार से होगा, उसमें क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है RH, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है PH3P, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसके साथ में इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, PH3P जुड़ा हुआ है इसके साथ में। यहाँ पर दो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसके नीचे एक तरफ क्लोरीन जुड़ा है, और एक तरफ यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH डबल बॉन्ड CH2R, ये कंपाउंड इसके साथ में जुड़ा है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या CH2 इधर नहीं है, यहाँ पर क्या CH2 है, यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर ये CHR है, इस प्रकार से जुड़ा है। अब ये क्या होगा, आगे आगे स्लो स्टेप होगा, और इसको बोलते हैं RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक चरण।
वेग निर्धारक चरण में क्या होगा, एल्कीन का निर्वेशन हो जाएगा, मतलब यहां से हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा RH, आगे क्या होगा Cl के साथ में यहाँ पर क्या है PPH3, यहाँ पर भी क्या है PPH3, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास में आ गया तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा CH2 तो यहाँ तक क्या हुआ, सबसे पहले वियोजन होके ये बाहर निकला, उसके बाद में विलायक वियोजन होके इस कंपाउंड का निर्माण होता है, इस कंपाउंड का, उसके बाद इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का निवेशन हो जाएगा, उसके बाद में एल्कीन जुड़ती है, ये कंपाउंड बनता है। एल्कीन जुड़ने के बाद में जो स्लो स्टेप है RDS स्टेप है, और ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। लास्ट में देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए अब ये सब कुछ बनने के बाद में देखिए लास्ट हमने ये बनाया था, मान लीजिए ये बना हुआ है RH, इसके साथ में क्या जुड़ा है, एक तरफ Cl जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जुड़ा है PPH3, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा है PPH3, और नीचे की तरफ हमने क्या जोड़ रखा है CH2R, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब क्या होगा, वापस इसके अंदर विलायक जुड़ जाएगा, और विलायक के जुड़ने से क्या बनेगा, देखो ये बनेगा RH, यहाँ पर जुड़ गया S, यहाँ पर जुड़ गया CH2R जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था इसके अंदर, मतलब पीछे भी यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में क्या जुड़ गया PPH3 जो इसके अंदर पहले से था, दूसरा हो गया PPH3 जो इसके अंदर पहले से था, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा PPH3। तो ये सारे के सारे कंपाउंड इसके अंदर देखिए पहले से जुड़े हुए हैं। हमने एक हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर एक देखिए एक जगह पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से पूरा कंपाउंड हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं विलायकन या सॉल्वेशन। तो विलायकन इसके अंदर हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो है इसके अंदर से क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगी, और पूरा का पूरा कंपाउंड फिर उसी तरीके से बन जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये किस रूप में रिमूव होगा, हाइड्रोजन ये है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में आ जाए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए तो ये तो बाहर निकल जाएगी आराम से। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं उसी से शो कर रहा हूं उसको। मान लीजिए मेरे पास में एक ये तो था CH3, मैं अलग पेन से शो करता हूं, देखिए CH3 क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था CH2 और R, ये तो क्या बन गया, एल्केन बन गया, मतलब एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्लस ये जो बचा हुआ है ये क्या बचेगा, एक तो RH बचेगा, एक इसके साथ में ये लगा हुआ है, एक PH3P, उसके बाद में एक क्या बनेगा, यहाँ पर Cl का Cl लगा ही हुआ है, और एक क्या बन जाएगा PPH3। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाएगा, चारों तरफ से इसमें जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पर नहीं पाई, ये बॉन्ड तो निकल गया से। तो इसका मतलब लास्ट हमने क्या किया है, एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया है। लास्ट हमने क्या किया, एल्केन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो एक बार वापस इसको देख लेते हैं होता कैसे है, एक बार इसको बुक की सहायता से देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर ये PH3P जो है वियोजन होगा, इसका वियोजन होकर अस्थायी प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। ये अस्थायी प्रकार के यौगिक का जब ये निर्माण करता है, उसके बाद में इसमें क्या होगा, विलायक वियोजन होगा। विलायक वियोजन का मतलब होता है विलायक का जुड़ना। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, विलायक वियोजन होगा। विलायक जुड़ने के बाद में इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर ये कंपाउंड है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन किसके बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर क्या एल्कीन होगी, ऐड एल्कीन होगी, एल्कीन ऐड होगी। उसके बाद ये जो एल्कीन का ऐड होने के बाद का प्रोसेस है, मतलब हाइड्रोजन का यहां से यहां पर जाने का जो प्रोसेस है, मतलब कहां पर गया है, हाइड्रोजन यहां से, देखिए हाइड्रोजन यहां से कहां गया है, इसके पास। तो हाइड्रोजन का यहां से जाने का जो प्रोसेस है, स्लो स्टेप होता है, एल्कीन निवेशन बोलते हैं इसको। तो ये किसमें मतलब गया, ये CH2 ऑलरेडी था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया CH2R, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो कंपाउंड है CH2, ये CH2 जो कंपाउंड है, ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर जो हमने पीछे बनाया था, इसके साथ में वापस एक विलायक आ जाएगा। जैसे विलायक आएगा, विलायक आके विलायकन हो गया इसका, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या है, लास्ट में हमको निकालना क्या है इसमें से हमको निकालना है एल्केन, मतलब एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन है। एल्कीन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हमको यहाँ से लास्ट में क्या निकालना है, हमको यहाँ से निकालना है एल्केन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और ये किसके रूप में निकल जाएगा, CH2।
एक CH3 CH2 R के रूप में बाहर निकलेगा, बाकी कंपाउंड बाहर। तो ये होता है विल्किंसन उत्प्रेरक की क्रियाविधि। इस क्रियाविधि को आपको बड़े ध्यान से करना है, ये क्रियाविधि पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं मेटालिक कार्बोनिल। अगला हमारा टॉपिक है मेटालिक कार्बोनिल। धात्विक कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, अब देखिए होता क्या है, मेटल और कार्बन के, मेटल प्लस CO के जितने भी कंपाउंड हैं जिनको MCO से प्रदर्शित किया जाता है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है धात्विक, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है धात्विक कार्बोनिल। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और धातु से मिलकर बने हुए जो यौगिक होते हैं उनको धात्विक कार्बोनिल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये है, ये किसकी, मेटल तो यहाँ पर एक जो इसका हम कह सकते हैं कि मुख्य अणु जो है केंद्र के रूप में काम करेगा, और CO यहाँ पर किसके रूप में काम करता है? CO यहाँ पर लिगैंड के रूप में काम करता है। जो उपसंयोजक यौगिकों की थ्योरी है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी है, उसके अनुसार लिगैंड के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दान करने की चीजें होनी चाहिए। तो इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर इस तरीके से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से एक अच्छे लिगैंड की तरह काम करता है और इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है। एक्चुअली इसमें बॉन्ड इस प्रकार का होता है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इलेक्ट्रॉन देकर किसका फॉर्मेशन कर देता है? धात्विक कार्बोनिल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब एक और इसमें विशेषता होती है धात्विक कार्बोनिल यौगिकों की। इसमें यह है कि इसमें जो मेटल की ऑक्सीकरण स्टेज है, मेटल की ऑक्सीकरण नंबर कम से कम होगा, कम से कम होगा। और जो मेटल कार्बोनिल है, मतलब मेटल कार्बोनिल के अंदर तो 100% है, MCO टाइप के यौगिकों में जो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी होगी? 0 होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसके प्रकार के बारे में कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसको देखिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके प्रकार के बारे में। मेटालिक जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे हम। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। प्रकार में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनि न्यूक्लियर, एक नाभिकीय, एक होता है द्विनाभिकीय मतलब बाई न्यूक्लियर, एक होता है त्रिनाभिकीय, एक होता है त्रिनाभिकीय ट्राई न्यूक्लियर, और एक होता है बहुनाभिकीय, एक होता है बहुनाभिकीय मतलब पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, अब जो एक नाभिकीय होता है, इस एक नाभिकीय में एक, अब नाभिक इसमें क्या होता है? मेटल किसकी तरह रिएक्ट करती है? मेटल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियस या इसके केंद्र की तरह या नाभिक की तरह काम करेगी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में। एक नाभिकीय में क्या होता है? एक मेटल होती है। द्विनाभिकीय में क्या होता है? 2 मेटल होती है। त्रिनाभिकीय में क्या होता है? 3 मेटल होती है। पॉली में होता है, इसमें मेटल कितनी होंगी? 3 से ज्यादा मेटल इसके अंदर पाई जाएंगी। सबसे पहले एक मेटल वाले के बारे में बात करते हैं, एक नाभिकीय के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है NiCO4। ठीक है, निकल टेट्रा कार्बोनिल, इसका एग्जांपल है। FeCO5 इसका एग्जांपल है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं द्विनाभिकीय के बारे में, तो इसमें मैग्नीज का एक कंपाउंड होता है Mn2CO10, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद में जब त्रिनाभिकीय के बारे में बात करते हैं तो इसमें Fe का एक कंपाउंड है Fe3CO12, ये इसके अंदर पाया जाता है। इसका एग्जांपल, एक एक एग्जांपल सभी का पता होना चाहिए। मतलब प्रकार कौन कौन से? नाभिक के आधार पर। नाभिक क्या होता है? मेटल, जिसमें एक मेटल है उसको एक नाभिकीय है। यूनि न्यूक्लियर जिसमें 2 है उसको डाई न्यूक्लियर, जिसमें 3 है उसको ट्राई न्यूक्लियर, और बहुनाभिकीय जो होता है उसमें 3 से ज्यादा होती हैं। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो है वो है CO4 CO की12, मतलब कोबाल्ट का कंपाउंड है ये CO4 CO की12। 4 प्रकार के होते हैं, एक नाभिकीय, द्विनाभिकीय, त्रिनाभिकीय, बहुनाभिकीय। एक नाभिकीय में एक मेटल होगी NiCO4 FeCO5, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में ये दे रखे हैं।
द्विनाभिकीय के अंदर दो मेटल होंगी। जैसे हम अगर बात करें कंपाउंड्स के बारे में तो दो मेटल Mn2CO10 इसका एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद में जो है त्रिनाभिकीय में तीन मेटल होंगी। जैसे यहाँ पर हमने Fe का एग्जांपल ले रखा है Fe3CO12। और बहुनाभिकीय के अंदर तीन से ज़्यादा मेटल होंगी। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट में चार मेटल होती हैं, तो इसके जो एग्जांपल है वह CO4CO12। CO यहाँ पर कोबाल्ट है और अगला जो CO है वो कार्बोनिल लिगैंड की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनको बनाने की विधियों से। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनाने की विधियों से। तो डायरेक्ट भी इनको बनाया जा सकता है और जो इसके बनाने के अलग अलग प्रकार की और भी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले इनकी विधि कौन सी है, हम बनाए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने की विधियां करेंगे। बनाने की विधियों में क्या होता है, जैसे कई बार क्या निकल है, निकल की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देंगे, 4CO के साथ में करवा देंगे। और 4CO के साथ में कैसे करवाएंगे, 4CO के साथ में डायरेक्ट इसकी रिएक्शन करवाने से क्या बन जाएगा, ये देखो निकल का मान परक्रम होता है NiCO4, निकल टेट्राकार्बोनिल डायरेक्ट बन गया। तो सबसे पहला है CO से रिएक्शन द्वारा, मतलब निकल और कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपस में विक्रिया करेंगे और आपस में विक्रिया करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, NiCO4 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये एक चीज फिनिश होगी। उसके बाद में दूसरा जो बनाने का मेथड है उसको बोलते हैं जॉब मेथड। उसको क्या बोलते हैं, जॉब विधि या जॉब मेथड। अब जॉब मेथड के अंदर क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए ये है RMgX है, मतलब लिनियर विकर्मक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, 6CO के साथ में करवाएंगे और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ में करवा देंगे। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा, देखिए एक कंपाउंड है CrCO6 और बाकी इसके साथ के अलग अलग कंपाउंड, उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। निर्जलीय धात्विक क्लोराइड है, ये धात्विक क्लोराइड है। इसकी ग्रीनियर विकर्मक की उपस्थिति में 6CO से अभिक्रिया करवाने से CrCO6 का फॉर्मेशन हो गया, दूसरी विधि कंप्लीट है। उसके बाद में तीसरी विधि है धात्विक यौगिकों से परोक्ष संश्लेषण द्वारा, मतलब धात्विक यौगिकों से। तीसरी विधि कौन सी है, तीसरी विधि है धात्विक यौगिकों से। अब धात्विक यौगिकों में कौन सी विधि होती है, देखिए निकल का सल्फाइड है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ में रिएक्शन करेगा और कार्बोनिल के साथ में रिएक्शन करेगा। और किसके अंदर रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा क्षारीय विलयन के अंदर। ये क्षारीय विलयन के अंदर रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से एक तो बन जाएगा NiCO4 जो कि हम बनाना चाहते हैं, और दूसरा यहाँ पर कॉपर सल्फाइड बाहर निकल जाएगा। तो देखिए होता क्या है, धात्विक यौगिकों में क्या है, हमको किसका निर्माण करना है, निकल के। अब ये दोनों तो बाहर निकल गए, ठीक है, ये मतलब एक प्रकार की धातु विस्थापन की प्रक्रिया है, धातु विस्थापन है। यहाँ से इसने इसको बाहर निकाल दिया और कॉपर इसकी जगह पर आ गया और ये कौन सा बन गया, NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है, अलग अलग प्रकार की जो इसके अंदर विधियां दे रखी हैं, उनमें सबसे ये 5 तो इसके अंदर पहली विधियां दे रखी है। सबसे पहले तो CO डायरेक्ट रिएक्शन द्वारा, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं मांड प्रक्रम। ठीक है, मांड प्रोसेस है ये NiCO4 के फॉर्मेशन की। दूसरी है जॉब विधि, जिसमें हम कार्बोनिल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, कार्बोनिल की रिएक्शन हम करवाते हैं ग्रीनियर विकर्मक और जो मेटल हैलाइड है उसके साथ में, जिससे फॉर्मेशन किसका होता है, जिससे फॉर्मेशन होता है CrCO6 का, या हम यहाँ पर कह देंगे मेटल कार्बोनिल का। उसके बाद में तीसरी है धातु यौगिकों से आपस में क्रिया करवाई, विस्थापन होकर और रिएक्शन खत्म। नेक्स्ट देखिए अगली चीज, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आगे हम करते हैं इसके गुणों के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम निकल के बारे में बात करें, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम के बारे में बात करें, तो ये सभी के सभी इसके जो कार्बोनिल होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं, बाकी सभी के ठोस होते हैं, सहसंयोजक प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, ये कौन से होंगे, ये या तो द्रव होंगे और यहाँ क्या होंगे, ठोस होंगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी प्रकृति क्या होगी, ये क्या होंगे, सहसंयोजक प्रकार के होंगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रकार के होंगे। जल में अविलय होते हैं, क्योंकि ये क्या होंगे, जल में अविलय, अध्रुवीय प्रकार के, जल में अविलय प्रकार के होंगे। और कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, विलयशील होंगे।
जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, विलयशील होंगे, क्योंकि समान समान को घोलता है, सेम डिजॉल्व सेम, वही प्रोसेस यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, इसका थर्ड के अंदर क्या है कि कार्बन यौगिक गर्म करने पर जो एक केंद्रीय है, मतलब एक नाभिकीय हैं, एक नाभिकीय जो हैं, इनको अगर कर दिया जाए गर्म, तो गर्म करने पर इनका क्या हो जाता है, इनका हो जाता है विघटन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है FeCO5 है, FeCO5 को मैं करता हूँ गर्म, तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, Fe+5CO का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो एक केंद्रीय है उनका आंशिक अपघटन करवाने पर बहुकेंद्रीय प्रकार के यौगिकों के अंदर ये बदल जाते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर इनका आंशिक अपघटन करवाया जाए तो ये बहुकेंद्रीय के अंदर बदल जाते हैं। जैसे देखिए किस तरीके से, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब इनका क्या करवाएंगे, प्रकाशिक अपघटन। आगे इसकी कौन सी रिएक्शन है, प्रकाशिक अपघटन, मतलब फोटोलाइसिस, प्रकाशिक अपघटन। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है 2FeCO5, इसको बोलते हैं आयरन पेंटाकार्बोनिल। आयरन पेंटाकार्बोनिल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने क्या करवाया, प्रकाश के अपघटन करवाया, तो ये किसके अंदर बदल जाएगा, Fe2CO9 के अंदर, और एक CO बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सा था, ये तो था एक नाभिकीय, ये कौन सा था, ये था एक नाभिकीय, और इससे कौन सा बन जाएगा, इससे बन जाएगा द्विनाभिकीय। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको द्विनाभिकीय इस तरीके से बना सकते हैं प्रकाशिक अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल एक्सचेंज भी इनके अंदर होता है। अगली रिएक्शन देखिए, इसके अंदर अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है मेटल एक्सचेंज की। अगली जो पांचवी रिएक्शन है इनकी वो है धातु विस्थापन की अभिक्रिया, मेटल एक्सचेंज की अभिक्रिया भी इसके अंदर पाई जाती है। किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास ये है 6CrCl6, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, 3FeCO5 के साथ रिएक्शन करेगा। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल एक्सचेंज हो जाएगी, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये मेटल आ जाएगी। तो देखिए कैसे बनेगा, CrCO6 प्लस आगे क्या बन जाएगा, 3FeCl2 + 9CO। तो यहाँ पर मेटल एक्सचेंज या विस्थापन की अभिक्रिया में इसके अंदर पाई जाती है। 5 गुण यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं छठा गुण, लिगैंड का प्रतिस्थापन भी इनमें संभव है, मतलब लिगैंड का प्रतिस्थापन किस प्रकार से किया जा सकता है, हैलोजन जैसे लिगैंड से इनको बदला जा सकता है। मतलब इनकी सिक्स्थ रिएक्शन है, सिक्स्थ रिएक्शन मतलब इसके जो सिक्स्थ रिएक्शन है वो होंगी लिगैंड का प्रतिस्थापन। CO यहाँ पर लिगैंड की तरह काम करता है, लिगैंड ही होता है, तो उसका रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। और वो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है FeCO7, ठीक है, सॉरी FeCO5 कंपाउंड है, FeCO5, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। और कौन से टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeCO, E4 और I, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, आयोडीन इसके साथ में जुड़ जाएगी। I2 के रूप में यहाँ पर शो कर रखा है, एक I जुड़ती है, I2 के रूप में यहाँ पर नहीं जुड़ता है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, लिगैंड का प्रतिस्थापन हो गया, यहाँ से CO बाहर निकल गया और I यहाँ पर आके जुड़ गया, ठीक है, अलग प्रकार का एक यौगिक बन गया। उसके बाद है धातु कार्बनिक यौगिकों के उपयोग कौन कौन से हैं, अशुद्ध धातुओं से। अब इसमें मांड प्रक्रम जैसा है, मांड प्रक्रम उपयोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपयोग तो ये है, अगर हमारे पास कोई अशुद्ध प्रकार की धातु होती है तो हम जो धात्विक कार्बोनिल है उनका निर्माण करके और उनको शुद्ध धातु में बदल सकते हैं। मेटलर्जी के टॉपिक के अंदर एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं मांड प्रोसेस। NiCO4 के अंदर से Ni की अभिक्रिया कार्बन मोनोक्साइड के साथ में करवाकर सबसे पहले उसको NiCO4 में बदलते हैं, उसके बाद उनका अपघटन करवा के वहाँ से हम शुद्ध Ni को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है, पहली चीज़ ये है कि इससे हम धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, निकेल और क्रोमियम की प्लेटें और धातुओं के दर्पण। निकेल और Cr की जो प्लेट्स होती हैं और किसी मेटल से अगर हमको कोई मिरर का निर्माण करना है तो वो हम इसी प्रोसेस से कार्बोनिल बनाकर ही कर सकते हैं। तीसरा, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा, समांग उत्प्रेरण में, मतलब होमोजेनस हाइड्रोजनेशन जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, उस प्रोसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरचना और मेटल कार्बन बंध की प्रकृति, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है कार्बोनिल में मेटल कार्बन
बंध की प्रकृति, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में किस प्रकार से बंध पाया जाता है, उसकी नेचर क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला होता है EAN प्रभाव, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इससे इसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या या प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसका होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या। किस प्रकार से क्या होगा, देखिए संकुल बनने के बाद मेटल के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या होता है, उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक पाया जाता है। ठीक है, संक्रमण जब कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया ऐसे, ठीक है, इसके साथ में 1 2 3 4 और 1 5 लग गए। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे 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 देगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हो गए। हमने मान लिया कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे बाह्यतम कोश में, तो 8 + 10 बराबर कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसके भी इस नियम के अनुसार वह सभी धातुएं या कोई भी धातु अगर मेटल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है तो उसका रीजन ये होता है कि वो अपने चारों तरफ या किसी कार्बोनिल के साथ में जुड़कर इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है कि वो निकटतम उसके जो आसपास कोई उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास ग्रहण कर सके। इसको एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, संक्रमण धातु परमाणु के घेरे में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व है, यह संख्या उसकी प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे मान लो, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। तो कोई भी धातु कार्बोनिल क्यों बनता है, धातु कार्बोनिल इसीलिए बनता है कि वो क्या कर सके, वो उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास ग्रहण कर सके। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनिल किस लिए बनता है, एक उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करने के लिए, या हम ये कह रहे हैं नोबल गैस विन्यास ग्रहण करने के लिए ही एक मेटल कार्बोनिल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका हम करते हैं एग्जाम्पल। जैसे सबसे बेसिक जो एग्जाम्पल है इसका वो क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसका करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम इसका एग्जांपल कर रहे हैं NiCO4। EN रूल में NiCO4 हम इसका एग्जांपल करेंगे। देखिए NiCO4, हम ये जानते हैं निकेल कौन से नंबर पे आता है, निकेल आता है 28 नंबर पे। ठीक है, निकेल कितने नंबर पे आता है, Ni कितने नंबर पे आता है, 28 नंबर पे। तो उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें CO द्वारा कितने, CO द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 2 = 8। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, घेरे में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की EAN, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है, वो क्या बनेगा। देखो इसके अंदर ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, इसी को ये बोलते हैं। तो कैसे बनेगा, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन तो वहां से ग्रहण कर लिए, 28 उसके पास खुद है, प्लस 8 ग्रहण करेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखिए टोटल हो जाएंगे 36 इलेक्ट्रॉन। और ये 36 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, क्रिप्टॉन के बराबर होते हैं। यही ये नियम कहता है कि कोई भी धातु अगर फॉर्मेशन करती है किसी कार्बोनिल कंपाउंड का, तो उसके पीछे एक रीजन होता है, और यह रीजन होता है कि वह धातु उस कार्बोनिल के साथ में जुड़कर उसके साथ में संकुल का जब निर्माण करेगी तो वो अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर सके। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसका पहला एग्जाम्पल है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं FeCO5। हालांकि सभी पर यह रूल लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका वो एग्जाम्पल है। तो FeCO5 के अंदर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन खुद Fe कहां पर आता है, Fe आता है 26 नंबर पे। तो इसके CO 5 है, तो CO द्वारा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 × 2 = 10। ठीक है, तो हम Fe की EAN कैसे याद करेंगे, 26 + 10 = 36। तो ये भी किसके बराबर हो गया,
क्रिप्टॉन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं ये इसी तरीके से इसका फॉर्मेशन करेंगे। आगे बहुनाभिकीय प्रकार के यौगिकों के बारे में भी है। एक बार हम बात करते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अभी तक बात की है, किस किस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। आज सबसे पहले हमने बात की थी समांग हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, जिसके अंदर विल्किंसन उत्प्रेरक की स्ट्रक्चर क्या होती है, विल्किंसन उत्प्रेरक किस प्रकार से कार्य करता है। विल्किंसन उत्प्रेरक का नाम होता है क्लोरोप्रेस ट्राइफेनल फास्फेनोडियम फर्स्ट। उसके बाद में दूसरा हमने बात किया कि विल्किंसन उत्प्रेरक काम किस प्रकार से करता है। सबसे पहले वियोजन होगा, उसके बाद विलायक जुड़ेगा, विलायक जुड़ने के बाद हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन जुड़ने के बाद एल्कीन जुड़ेगी, एल्कीन जुड़ने के बाद एक एक करके हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड होती रहेगी। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा है, एक एक करके इसमें हाइड्रोजन ऐड होती रहेगी इस प्रकार से, और हाइड्रोजन के ऐड होते ही किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन का। मतलब विल्किंसन उत्प्रेरक क्या करता है, विल्किंसन उत्प्रेरक एल्कीन को एल्केन में बदलने की सामर्थ्य रखता है, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करना। उसके बाद हमने मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात की है। तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, उपसंयोजक प्रकार का बंध से बनते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह काम कर रही है, वो काम कर रही है एक लिगैंड की तरह। लिगैंड वह पदार्थ होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या संकुल यौगिक में अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके और केंद्रीय धातु आयन के साथ या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद हमने बात की कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक मेटल होगी, जिसमें 2 मेटल होगी। एक मेटल को एक नाभिकीय या यूनि न्यूक्लियर बोलेंगे, द्विनाभिकीय को डाई न्यूक्लियर बोलेंगे, त्रिनाभिकीय को ट्राई न्यूक्लियर बोलेंगे, और 4 नाभिकीय या 4 से ज़्यादा जिसके अंदर होते हैं उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर। सभी के हमने एग्जाम्पल किए हैं। उसके बाद हमने निर्माण की विधियाँ की हैं। सबसे पहले मांड प्रक्रम, डायरेक्ट ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने से। दूसरी इसकी विधि होती है RMGX मतलब ग्रीनियर विकर्मक और कार्बन मोनोऑक्साइड की उस धातु के साथ में क्रिया करवाने से। और तीसरी जो इसकी विधि होती है वो विधि है दूसरा जॉब विधि, और तीसरी जो होती है धातु यौगिकों के परोक्ष संश्लेषण द्वारा। मतलब पहले से हमारे पास कोई मेटल कंपाउंड बना हुआ है, उसमें से हम उसका निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके सामान्य गुणों के बारे में बात की। निकेल आयरन वगैरह के जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये द्रव होते हैं और बाकी सभी के ठोस होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, इसलिए जल में विलयशील नहीं है। और जो अकार्बनिक प्रकार के विलायक जो होते हैं, जैसे कार्बनिक प्रकार के जो विलायक होते हैं उनके अंदर ये विलयशील होते हैं। उसके बाद गर्म करने पर ये क्या टूट भी जाते हैं, गर्म करने पर इनका विघटन हो जाता है। कई बार कुछ पदार्थों को जो प्रकाश की अपघटन करवाएंगे, फोटोलाइसिस जब अपने करवाएंगे, तो उससे क्या बन जाएंगे, बहुनाभिकीय के अंदर बदल जाएंगे। उसके बाद जो हमने बात की है वो बात की है इनके जो गुणों के बारे में, और इनके बीच में बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में। बॉन्ड बनने के 2 सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत के बारे में आज हमने बात की है, वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उस धातु के घेरे में कितने कुल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको कहा जाता है उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक। और ये नियम ये बताता है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बनते हैं, जिससे मेटल अपने चारों तरफ कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर सके जिससे कि वो निकटतम उत्कृष्ट गैस उसके पास की जो इनर्ट गैस है या नोबल गैस है उसके जैसे विन्यास को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके दूसरे जो रीजन है, दूसरा जो इसका प्रोसेस बताया गया है कि क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, तब हमारा OMC का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।